Assalamu alaikum, my dear students of MS Mathematics. Welcome to the advanced topics in differential equations. This is your 8th week and 8th lecture, and welcome to the new year 2021. तो अल्लाह करे कि इस साल जो है ना हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना अपने कामों को निपटा सकें और ये साल पिछले साल की निस्बत हमारे लिए बेहतर साबित हो। तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था और सिंपल अल्फाज में अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये हमें एक इंटरफेस जो है प्रोवाइड करता है या एक डोमेन हमें ऐसी प्रोवाइड करता है जहाँ पे जो कैलकुलस होता है, कैलकुलस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के, वो सिंपल जो है अलजेब्राइक तरीके से हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आज जो है मेन टॉपिक तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही है, साथ में जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो इनको जो है हमने स्टडी करना है और इनके ऊपर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो हमने लेना है। और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है मेरा तो अपना इरादा ये था कि आज के लेक्चर में इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इसके अंदर दो बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं जो कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वो ना पढ़ाया जाए आप लोगों को तो फिर ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। वो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन और कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट। तो वो जो है इसके बाद ही जो है समझाए जा सकते हैं। तो वो फिर जो है मजबूरन हमें फिर जो तीसरा लेक्चर है, तीसरा वीक जो मतलब वीक 9 जो है वो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर करना पड़ेगा और इसके अंदर जो कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट है और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, तो ये दो सिग्निफिकेंट टॉपिक्स जो हैं उसके बाद हमारा जो लाप्लास का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम गैमा फंक्शन के ऊपर जाएंगे। तो नॉर्मली आप लोगों ने जो लास्ट टॉपिक में जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा तो उसकी मेन डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी थी। इसी तरीके से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे उसके ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट किया था। इसी तरीके से कांस्टेंट जो फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़, उनके ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, और जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं तो उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट होता है और उसके लिए जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका लाप्लास कैसे कैलकुलेट होगा, ये भी हमने किया था। इसी तरीके से हमें ये भी पता है कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में वो था ये यूनिट फंक्शन, और यूनिट फंक्शन भी इसको कहते हैं और इसको हेविसाइड फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था और इससे रिलेटेड हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पढ़े थे। ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है और ये जो है इसकी ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है और ये जो है इसकी बाय डेफिनेशन इसकी जो है वैल्यूज़ हैं। आज जो है चूँकि हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस या nth ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं तो उनको हमने स्टडी करना है। ये आपके पास जो सेकंड ऑर्डर जो है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और लीनियर इक्वेशन है, बल्कि ये अगर मैं कहूँ कि नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो गलत नहीं होगा। तो पहले तो थोड़ी सी इसकी हम एनालिसिस करते हैं कि ODEs में, डिफरेंशियल इक्वेशंस में, ठीक है, या कैलकुलस में ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस जो हैं वो बनती कैसे हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल जो है इस हवाले से दी जा सकती हैं। तो न्यूटन का जो मशहूर सेकंड लॉ है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये लॉ हम यूज़ करेंगे। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और स्प्रिंग जो है वो एक दीवार के साथ जो है वो फिक्स है, ठीक है, इट इज़ फिक्स विद दिस वॉल। तो अब ये जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी जो पोजीशन है वो उसके लिए फंक्शन है हमारे पास y ऑफ t। ये टाइम का फंक्शन है, यानी कि टाइम के लिहाज से इसकी जो पोजीशन होगी वो स्पेसिफाई होगी और y इज इक्वल टू 0 हम कहते हैं कि ये इसकी रेस्ट पोजीशन है। तो अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आपके पास मास जो ब्लू कलर का पड़ा हुआ है, रेक्टेंगुलर इन शेप या स्क्वायर इन शेप, तो इसके ऊपर जो है दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। एक आपके पास जो है स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन वाली फोर्स है नेगेटिव टाइम KY, और दूसरी जो है डैम्पिंग फोर्स यानी कि जो ऑस्किलेटिंग फोर्स है वो है, और दोनों विद नेगेटिव साइन है। वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इस
ये फोर्स के नतीजे में, या ये जो फोर्स है ये इसके नतीजे में बैकवर्ड मोशन होगी, फॉरवर्ड मोशन नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन है इन फोर्सेस के साथ। तो यहाँ पे इन फोर्सेस को आप इस न्यूटन सेकंड लॉ में पुट करें तो फोर्सेस, यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे फोर्स F आ जाएगी, दिस इज़ द फोर्स F, और मास की जगह उसकी जगह उसका एब्रीवेशन M यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है आपके पास, ठीक है। तो इसको जो है हम टर्म्स को रीअरेंज करके हम यूँ लिख सकते हैं। ये आपके पास जो है एक होमोजीनियस जो है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है इसके नतीजे में। यहाँ पे हमने एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि इंटरनल फोर्सेस तो हमने काउंट की हैं जो कि स्प्रिंग की सूरत में इस मास m के ऊपर पड़ रही हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको हमने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शिप है, वो पानी के अंदर जा रही है, तो जो पानी की लहरें हैं अब वो एक्सटर्नल फोर्स है उसके ऊपर। तो शिप के अंदर भी इंटरनल फोर्स है, जो उसका इंजन है वो उस फॉर्म में उसको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन दरिया का या समंदर का जो करंट है या पानी की लहरों का जो करंट है, ठीक है, ये उसकी जो बहाव है वो आपके पास जो है एक्सटर्नल फोर्स का किरदार अदा कर रही हैं। इसी तरीके से जहाज़ हवा में उड़ रहा है तो एक तो उसका अपना इंजन है, इंटरनल फोर्स है, दूसरा जो है हवा का भी प्रेशर है उसके ऊपर, तो उस वजह से भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो है एग्जर्ट होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एग्जर्ट हो रही है, या एक्सटर्नल फोर्स हम एग्जर्ट करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम जो है इसको हिट करें किसी हैमर के साथ, तो ये जो है आपके पास एक इंस्टेंट फोर्स इसके ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी, और इसको भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर हिट होगी, ठीक है, इसकी मोशन चूंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो इस फोर्स को जो है, ये भी आपका फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसको हम विद पॉजिटिव साइन मेंशन करेंगे, ठीक है। तो उसी फोर्स में अब आप ये तीन जो आपके पास फोर्सेस हैं, आपके पास एक डैम्पिंग फोर्स हो गई, एक जो है स्प्रिंग के अंदर जिसकी टेंशन है, ठीक है, और प्लस एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड ड्यू टू हिटिंग बाय द हैमर। तो ये तीन फोर्सेस हो गई, और आपके पास इसी तरीके से मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो ये भी आपके पास जो है सेकंड ऑर्डर की जो जनरल इक्वेशन है, जो कि जिसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस नॉन ऑटोनोमस, या इसको जो है हम फोर्स हार्मोनिक एक्सक्यूलेटर या फोर्स इक्वेशन भी हम कहते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मशहूर नाम है वो सेकंड डिग्री की जो है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसके अंदर जो कोफिशेंट्स हैं, इन कोफिशेंट्स की यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस करके ये इसकी हमारे पास जनरल फॉर्म बनती है। तो ये थोड़ी बहुत एनालिसिस थी। तो हमें पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन हम पढ़ रहे हों या जिसके साथ हमारा वास्ता हो, तो थोड़ी बहुत एक आध काउंटर एग्जांपल जो है वो हमारे जहन में हो कि ये किस किस्म की मोशन को या किस किस्म की जो है ना एक्टिविटी को ये एग्जिबिट करती है। चूँकि हमें पता है कि जो आपके पास जितनी भी फिज़िकल मूवमेंट्स होती हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ज़रूर होती है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो सेकंड ऑर्डर की जो इक्वेशंस थी वो जिस किस्म की मोशन को एग्जिबिट कर रही थी, उसकी एग्जांपल हमने स्टडी की। अब फर्दर जो है हमारा मेन एम चूँकि जो है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो हम जो है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और जहन में रहे कि हम फर्स्ट ऑर्डर जो आपके पास डेरिवेटिव है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर चुके हैं। तो उसी कंसेप्ट को लेके हम आगे चलेंगे, और उसी के पैटर्न पे जो है जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका लाप्लास लेंगे, ठीक है, उसी पैटर्न पे, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सपेंशन आई है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से आपके पास ये वाली जो फर्स्ट टर्म आपके पास आई है फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है, तो इसके अंदर ये वाली सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, तो इसी तरीके से आपके पास ये जो तीन टर्म आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है आफ्टर टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एक्सपेंड करके ये तीन इक्वेशंस बनती हैं, ये तीन टर्म्स बनती हैं। इसी तरीके से जो है थर्ड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसका भी लाप्लास लिया जा सकता है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का भी लाप्लास लिया जा सकता है, इसी तरीके से nth ऑर्डर डेरिवेटिव का भी लाप्लास लिया जा सकता है, और उसी पैटर्न के तहत हमने ये एक्सपेंशन की है। फर्दर इसको अगर हम समराइज फॉर्म में लिखें, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास क्या होगा, तो वो यहाँ पे जो है मैंने इसको मेंशन कर दिया है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास क्या होगा, इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का, और अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है,
तो उसको हम लाप्लास मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। साइन फंक्शन और इसी तरीके से कोसाइन फंक्शन और इसी तरीके से और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो चूँकि हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो नॉन होमोजीनियस पार्ट में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसीडेंटल फंक्शंस आते हैं। तो एक ट्रांसीडेंटल फंक्शन जो है साइन के हवाले से हम स्टडी करेंगे कि कैसे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाता है। और इसके बाद एक टेबल है, उस टेबल के अंदर जो है बहुत सारे फंक्शन की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स हैं वो इनलिस्टेड हैं, वो मेंशन हैं। और उसके बाद फिर हम जो है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर इक्वेशन, इसी तरीके से फोर्थ ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, मुख्तलिफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो है उसके ऊपर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे आज के लेक्चर में। तो अभी जो है जो साइन फंक्शन है आपके पास, जो एक सिग्निफिकेंट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम कि हम 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट लेते हैं, ये क्यों लेते हैं। तो डेफिनेशन में तो जो जनरल डेफिनेशन है, ठीक है, तो उसमें नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो टाइम है, डोमेन है, उसकी डोमेन जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है, तो इस वजह से यहाँ पे भी हमारे पास लोअर लिमिट जो है वो 0 है और अपर लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी है। और ये जो आपके पास e पावर माइनस एस टी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम जो है इस फंक्शन का, ये वाले जो फंक्शन है, इस फंक्शन का हम कर्नल भी कहते हैं। यहाँ पे जो भी फंक्शन हो जिसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, तो उसको हम इसका कर्नल कहते हैं। दिस टर्म इज आल्सो कॉल्ड एज द कर्नल ऑफ दिस फंक्शन, KERNAL। तो लिटरेचर में जो है इसका ये नाम भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। दिस टर्म कैन बी कॉल्ड एज द कर्नल ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा जी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हम चूंकि जो टी वेरिएबल होता है उसकी जगह हम एस वेरिएबल जो है रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास वो जो फंक्शन होता है गिवन फंक्शन, वो अब फ्रॉम द वेरिएबल टी टू वेरिएबल एस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके पास जो साइन जो फंक्शन था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एफ ऑफ एस से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। फर्दर इसके ऊपर जो है हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि ये एक हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ा हुआ था, मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो एफएससी की मैथमेटिक्स बहुत सारे बच्चे पढ़ा भी रहे होंगे, तो इसमें कुछ फंक्शंस आते हैं साइक्लिक फंक्शंस, ठीक है। तो साइक्लिक फंक्शन जो है, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पे यानी कि एक टाइम आएगा कि वापस मुड़ के क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास आ जाएगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक से ज़्यादा दफ़ा आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर आप उस वाली टर्म को लेफ़्ट साइड पे ले जाइएगा और आपस में उनको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे भी आपके पास एफ ऑफ एस है, ठीक है। तो इनको जब आप सॉल्व करें, लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास ये बनती है a अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर दिस रिस्ट्रिक्शन। तो ये आपके पास जो साइन फंक्शन था, तो उसका ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा आज आप जो है ना जब प्रैक्टिस वर्क करने बैठे, तो ये साइन वाला जो फंक्शन है इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप प्रैक्टिस करें ना, इसके फ़ौरन बाद आप कॉज ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, और वो आप देखें एग्जैक्टली यही आता है जो कि टेबल में लिखा हुआ है या नहीं, ठीक है। तो कॉज ऑफ ए टी का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो इससे मिलता जुलता आता है। एस वहाँ पे न्यूमरेटर में है, एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। बाकी फंक्शंस के भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हैं, ठीक है। ये आपके पास फंक्शंस हैं और यहाँ पे उनके उन फंक्शंस के ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो हम कोई क्वेश्चन जब करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी लेते हैं और एंड पे फिर हम इन्वर्स भी लेते हैं। तो अगर हमें इन्वर्स की ज़रूरत होगी, तो इन्हीं फंक्शंस के जो है ना हमारे पास इन्वर्सेस जो हैं वो भी मेंशन है, वो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में एक तरह से कि उनके इन्वर्स फंक्शन हो गए और सेकंड कॉलम में हमारे पास उनके लाप्लास हो गए, ठीक है। तो काफ़ी फंक्शंस हैं, ठीक है, 6 तक यहाँ पर हैं, 13 तक यहाँ पर हैं, और यूनिट फंक्शन का भी है, ठीक है। और ये जो नंबर 13 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये एग्जिबिट करता है, एक आध क्वेश्चन में इसको भी हम रेफ़र करेंगे। ये तो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर इसको दोबारा रेफ़र करूँगा। तो इस तरीके से जो है ना, जो साइन हाइपरबोलिक है, कॉज हाइपरबोलिक है, ठीक है, इसी तरीके से अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो उसकी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो आप यहाँ पे टेबल से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर कोई मैं असाइनमेंट दूं या मिड टर्म में इस तरह का लाप्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दूं तो मैं जो है ये टेबल ज़रूर आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो इनको अगर आपको याद है, यू आप मेमोराइज कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ डोंट वरी, मैं ये टेबल आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों का काम यह है कि ठीक ठीक लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिस फंक्शन का जो बनता है आप अकॉर्डिंगली डैट वहाँ पे वो पुट करें, और जो सिंपल अलजब्राइक ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम या पार्शियल फ्रैक्शन का जो इंपॉर्टेंट या स्टेज आता है वो ज़रा आप आंखें खोल के करें। अगर उसमें मिस्टेक आती है तो वो नाकाबिल माफ़ी होगी। अच्छा जी, मज़ीद फंक्शंस यहाँ पे आपको गिवन है। तो ये टेबल जो है डोंट वरी, अगर मिड टर्म का पेपर भी आता है और उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म है या कोई और असाइनमेंट इस हवाले से आती है तो आपको जो है ये टेबल साथ में क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो गिवन है, y ऑफ 0 2 है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0 1 है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे जो सेकंड आपके पास ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी जो एक्सपेंशन है, ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट हमने इसको किया था, ये इसके तहत इसकी एक्सपेंशन हुई है, ये तीन टर्म्स आई हैं, ठीक है। एस स्क्वेयर, फिर आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फंक्शन, फिर माइनस एस टाइम वाई ऑफ 0 माइनस वाई डेरिवेटिव 0, ये तीन टर्म्स यहाँ पे आपके पास आई हैं। अक्सर बच्चों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का टॉपिक प्रीवियसली पढ़ा भी होगा, तो उनके लिए बहुत आसानी होगी, उनकी जो स्किल होगी वो और इन्हेंस हो जाएगी। ये तीन टर्म्स आपके पास जो है, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर आया है। इसी तरीके से y के ऊपर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है तो y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म y ऑफ s है, ठीक है। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, ये जो स्मॉल y है, ठीक है, ये वाली टर्म, तो इससे आपके पास ये कैपिटल Y ऑफ s आया, समझ रहे हैं ना आप। और इसी तरीके से आपने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है y डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का, ठीक है, तो इसकी भी जो है आप वहाँ पे वो तीन टर्म्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली डैट वो लिखें आप। इसी तरीके से साइन 2t का जो है आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है वो आप टेबल से जो है कंसल्ट करें, टेबल से आप एग्जैक्ट उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखें, ठीक है। मेरे ख्याल में a अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर उसकी वैल्यू थी, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे जो है 2 है, तो 2 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर दैट इज़ 4। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जब आपने उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो बेशक आप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं अगर आप लोगों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, अगर नहीं तो पहले आप सिंबॉलिक शेप में लिखें, सिंबल्स की फॉर्म में, तो उसके बाद आप ये लिख लें। आज मैंने जो आज का PDF लेक्चर में शेयर करूँगा बेटा, तो मैं साथ में जो है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, तीन एग्जाम्पल, तीन या मेरे ख्याल में, हाँ मेरे ख्याल में 3 एग्जाम्पल्स हैं, और उसके अंदर तमाम स्टेप्स डिटेल के साथ मैंने किए हैं और वो इन डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफरेंट हैं, तो वो भी मैं साथ में अटैच कर दूंगा ताकि आप लोगों की फर्दर जो प्रैक्टिस है वो इन्हेंस हो सके। और कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस भी मैंने आज के लिए प्लान किए हैं, उनके आंसर मैंने मेंशन किए हैं, तो आपका काम ये है कि आप जस्ट जो है उसको ठीक ठीक जो है अटैम्प्ट करें, और जो आपका आंसर आता है उसको मेरे आंसर के साथ आप फिर कंपेयर करें, ये भी आपने प्रैक्टिस करने हैं। और उसको भी आप जस्ट कॉपी पेस्ट ना करें, क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद आप खुद जो है करें, तब जो है लर्निंग होगी। आप लोग भी अपने बच्चों को ये बात बताते हैं, मैथमेटिक्स इज़ समथिंग विच इज़ बाय डूइंग। तो अच्छा बेटा, मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिए है हमने, और अब जो है हम यहाँ पे जो y ऑफ s है, अननोन फंक्शन है, उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे जैसे अलजबरा में हम करते हैं, जस्ट अलजब्राइक स्टेप्स हैं, और बाकी जो टर्म्स हैं उसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। एलसीएम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कंडीशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो y ऑफ 0 की वैल्यू 2 आप यहाँ पे पुट कीजिएगा, और फर्स्ट ऑर्डर जो आपके पास डेरिवेटिव एट 0 है तो उसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट करें। तो वो इनिशियल जो कंडीशंस हैं वो पुट करने के बाद फिर टर्म्स आपस में जो है ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी, एलसीएम आप लेंगे, तो ये वाला स्टेप आपके पास राइट साइड आपके पास ये आ जाएगी, ये ठीक है। अब इस स्टेप के बाद क्या करना है आप लोगों ने, इस स्टेप के बाद आप लोगों ने एफएससी में पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे अब आपने इनको पार्शियली रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने जो है कुछ मेन स्टेप्स के फॉर्म में इसको जो है पार्शियली मैंने इसको रिजॉल्व किया है, बहुत डिटेल स्टेप्स जो है मैंने मेंशन नहीं किए, ठीक है। ये इसी तरीके से मेरे पास ये आपके पास जो आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन,
ठीक है। ये तमाम स्टेप जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के हैं, और डेफिनेटली जब आप करेंगे तो ये 2-3 स्टेप्स नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे डेफिनेटली, लेकिन कम से कम आप कंपेयर कर सकेंगे कि हर स्टेप के बाद, या इवन जो है ये ए बी सी और डी, ये जो कॉन्स्टेंट्स आपके पास आ रहे हैं, नॉर्मली इनको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से मेंशन करते हैं, लेकिन स्मॉल से भी इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन जो है रेजोल्यूशन है, पीएफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप उसको इंशाल्लाह जो है कर लेंगे आई होप, और वैल्यूज़ भी आपके पास ठीक ठीक निकलेंगी। ए की वैल्यू 2, सी 0, बी 5/3, डी की वैल्यू -2/3। तो इस तरीके से आपके पास ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, अननोन फंक्शन आपके पास आ जाएगा। और जब आप इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है, जितनी भी वैल्यू, उन सब के जो है इन्वर्स लाप्लास जो है आपके पास गिवन है, ठीक है, वहाँ पे टेबल में, वहाँ पे जो टेबल है उससे आप जो है कंसल्ट कीजिएगा। ये वाली जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये इसके लिए वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जो है वो कॉज ऑफ टी है, इसी तरीके से इसके लिए साइन ऑफ टी है, और इसी तरीके से ये साइन 2 टाइम्स टी है। तो बाकी कोफिशेंट्स का ख्याल रखिएगा, जो कोफिशेंट न्यूमरेटर पे रिक्वायर्ड है वो ही जो है आप वहाँ पे लिखें, बाकियों को जो है वहाँ पे ख़त्म ना कर दें। ये ना हो कि आप उसको जस्ट इन्वर्स लाप्लास लिखें और कोफिशेंट्स जो हैं उनको आप घुमा दें या उनको आप गोल कर दें। कोफिशेंट्स का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। प्रोसीड करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ये प्रैक्टिस वर्क है, ये सेकंड ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। और इसी तरीके से ये एक और आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट बात है वो एच ऑफ टी के हवाले से है। तो इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ। बाकी मैंने इसके अंदर हिंट दिए हैं और काफ़ी इसके अंदर मैंने आप लोगों को गाइड किया है, जैसे कि मैंने बताया कि एच ऑफ टी हमारे पास फंक्शन आया कहाँ से, और फिर जब आप लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी लेंगे तो कैसे लेंगे। तो एच ऑफ टी मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 5 आती है और 0 आती है, और ये टी पे डिपेंड करती है। इफ़ टी इज़ लेस दैन 7 देन वी विल गो फॉर 5, और अदरवाइज वी विल गो फॉर 0। और अगर आप 1 - u7t आप करें, जो हैवी साइड फंक्शन है, ये जो स्टेप फंक्शन है, तो u7 ऑफ टी यहाँ पे आपके पास ua ऑफ टी आता है। तो यहाँ पे जो है आपके पास या तो ये 0 रिज़ल्ट देता है, या ये आपके पास 1 रिज़ल्ट देता है, और ये जो है 7 पे ये आपके पास डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर t की वैल्यू लेस दैन 7 होगी तो ये 0 देगा, और t की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 होगी तो ये 1 देगा। तो यहाँ से जो है u ऑफ a यहाँ पे पुट होता है, और अकॉर्डिंगली डेट जो है आपके पास ये h ऑफ t फंक्शन जो है ये यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे पुट होता है। यहाँ पे तो आप लाप्लास लेंगे, ये सेपरेट है, और ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि एच ऑफ टी फंक्शन डिज़ाइन कैसे हुए। इन शॉर्ट आपने बस लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, और जब एच ऑफ टी का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे आप इस तरह लेंगे, तो होपफुली उसके बाद आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, और ये इसका सोल्यूशन है। तो इसको बेटा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और वर्कशीट में भी आपके पास सॉल्व है, उसमें जो है कोई असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट सिर्फ जो है यहाँ पे है, 2 ये हैं और एक और असाइनमेंट है। तो ये प्रैक्टिस वर्क के लिए मेरे ख्याल में ज़रूरी है। फर्दर प्रोसीड करेंगे। हमारे पास एक 4th ऑर्डर की जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस इनिशियल वैल्यूज़ फंक्शन पे है, फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे है, उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे है, उसके थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे है। यहाँ पे हमने जो है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है, और 4th ऑर्डर डेरिवेटिव लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आप लेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, ये 5 वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, और y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ys है। अच्छा जी, इनिशियल कंडीशंस यहाँ पे यूज़ हुई हैं, और उसके बाद आपके पास ये आपके पास जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फंक्शन जो है रिप्रेजेंट हुआ है। अब फिर हमने फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन की है, तो पार्शियली इनको आप रिजॉल्व करें और वैल्यूज़ निकालें, ये आपके पास जो है रिज़ल्ट निकलता है। और इसके बाद हम इन्वर्स लाप्लास लेते हैं, और इन्वर्स लाप्लास जो है आप जो है वहाँ पे ले लें, ठीक है। तो ये आपके पास रिज़ल्ट बनता है, ठीक है, इन्वर्स लाप्लास। उसको आप सम ऑफ फॉर्म में लिखें, उनका एलसीएम यहाँ पे लिखा गया है। तो साइन हाइपरबोलिक टी एक फंक्शन रिजल्ट देता है, दूसरा साइन ऑफ टी रिजल्ट देता है। ये प्रैक्टिस वर्क है, 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये भी होमोजीनियस है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहाँ पे रिज़ल्ट आपके पास बहुत सिंपल आ रहा है, तो ये आई होप कि आप इसको भी कर लेंगे। ये लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, 3rd ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस,
और ये डिसकंटिन्यूस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर ये स्टेप फंक्शन यूज़ हुआ है। इस स्टेप फंक्शन की वजह से जो है ये डिसकंटिन्यूस हुआ है और ये आपके पास ज़रा कम्प्लेक्स सी टर्म बन रही है, यानी कि स्टेप फंक्शन टाइप एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको कहा था कि हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है जिसको मैंने सर्कल किया था और मैंने कहा था जब टाइम आएगा तो इसको हम रेफ़र करेंगे। ये वाली एक्सपेंशन हम यूज़ करेंगे, ये वाली 13 नंबर वाली, ये वाली एक्सपेंशन यहाँ पे यूज़ होगी। अगर स्टेप फंक्शन है और उसके साथ कोई फंक्शन है तो जब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाएगा तो एक्सपोनेंशियल टाइम एफ ऑफ एस, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होगा ये आपके पास इस स्टेप फंक्शन यूनिट फंक्शन के लिए होगा, और ये जो लाप्लास लिया जाएगा उस फंक्शन का, तो कोई भी फंक्शन यहाँ पे है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो उसका ये एफ ऑफ एस होगा। यानी कि उसका अगर वो यहाँ पे साइन या कॉज है तो साइन या कॉज की जो लाप्लास बनेगी वो इसका कोफिशिएंट बन जाएगी। तो उस स्लाइड में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है गिवन है, आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड की तरफ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका हमने लिया है तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, इसका लाप्लास, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर इसी तरीके से जो है आपके पास जो टी है वेरिएबल टर्म, ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने लिया है। तो ये भी आपका टेबल में वहाँ पे गिवन है, ठीक है, 1/s² बनता है तो 4 कोफिशिएंट है, 4/s² हो जाएगा। यहाँ पे इस पे बात करेंगे, ये आपका स्टेप फंक्शन या हैवी साइड फंक्शन यहाँ पे जो गिवन है, तो ये जो है आपके पास यहाँ पे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लेंगे तो ये आएगा रिज़ल्ट आपके पास e⁻⁻6s/s+5, ये आपके पास रिज़ल्ट आएगा। या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है लाप्लास आपके पास 1/s-a है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था एफ ऑफ एस टाइम्स एफ ऑफ एस, यानी कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइम एफ ऑफ एस है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा इसका होगा, ये आपके पास U6 है, ठीक है, 6 स्टेप का जो है यूनिट फंक्शन है। तो इसके लिए आपके पास ये न्यूमरेटर में फंक्शन है और इसके लिए जो है आपके पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो ये है। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली ये एग्जिबिट कर रही हैं, और नॉर्मली जो है कोई भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लिया जा रहा हो तो इस तरह का बिहेवियर नहीं होता जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एग्जिबिट हो रही है। तो अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लिया जा रहा है और फिर हम उसका लाप्लास लेते हैं तो उसके लिए एक अलग टॉपिक है, उसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हर मरतबा नहीं, ये सिर्फ आपके पास स्टेप यूनिट फंक्शन के हवाले से है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ यूनिट फंक्शन के हवाले से है कि यूनिट फंक्शन ये भी आपके पास एक फंक्शन और इन द वेरिएबिलिटी है, साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या साथ में कोई ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जा रहा है इतनी आसानी के साथ। तो इतनी आसानी के साथ नॉर्मली जो है हम प्रोडक्ट के केस में हम लाप्लास नहीं लेते बल्कि हम कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट लेते हैं। तो कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट भी आसान है और वो हमें रिसर्च में बहुत हेल्प करेगा। एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ठीक है, तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जैसे हमने वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स डिफाइन की थी कि हम हैमर से हिट करते हैं, तो ये आपके पास इस तरह की एक एक्सटर्नल फोर्स होती है जो कि आपके पास एट द स्पर ऑफ द मोमेंट या टाइम के किसी खास लम्हे में, या इसके लिए जो ज़्यादा सूटेबल जो टर्म है लिटरेचर में वो यूज़ होती है इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स जैसे पल्स का बिहेवियर होता है, ठीक है, टू एंड फ्रो उसकी मोशन होती है, हमारे जो रगों में खून दौड़ रहा है तो हार्ट की पंपिंग एक्शन, तो वो पल्स क्रिएट करता है। तो इस तरीके से ये आपके पास एक पल्स का किरदार अदा करता है और इसका फंक्शन का जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं डायरेक्ट डेल्टा का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्दर आज के इस लेक्चर पे ज़रा नज़र दौड़ाते हैं, थोड़ा सा टाइम भी रह गया है। तो ये आपके पास इस तरीके से एक्सपेंशन हुई है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, और यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं उनको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और जो अननोन फंक्शन है y ऑफ s, सिर्फ ये जो है लेफ़्ट साइड पे रहना चाहिए, बाकी जितनी भी s वाली टर्म्स हैं वो तमाम की तमाम टर्म्स जो है राइट साइड पे शिफ्ट होंगी। अलजेब्राइकली आपने उनको सॉल्व करना है, ठीक है, और पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कोशिश आपने करनी है कि पार्शियली इनको आप रिजॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे दो बड़े बड़े फंक्शन बन रहे हैं, तो हमने सिर्फ अपनी सहूलत के लिए जो है एक ये वाला फंक्शन और एक ये वाला फंक्शन, ठीक है, तो हमने सिर्फ अपनी सहूलत के लिए जो है इनको सेपरेट इनको सॉल्व किया है, ठीक है। एफ ऑफ एस, एक को हमने एफ ऑफ एस का नाम दिया है, ये आपके पास एफ ऑफ एस है,
और दूसरे को हमने नाम दिया है जी ऑफ एस का। ये आपके पास जी ऑफ एस है, सिर्फ अपनी सहूलत के लिए इसको हमने नाम दिया है ताकि इसको हम जो है आगे फर्दर सॉल्व कर सकें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनका हम ले सकें। तो वाई ऑफ एस इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने ये लिया है एफ ऑफ टी, ठीक है, ये सॉल्व हुआ है। पहले इसको पार्शियली हमने रिजॉल्व किया है, पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशंस, और यहाँ पे जो फैक्टोरियल नोटेशंस हमने यहाँ पे जो है क्रिएट किए हैं, तो ये एक्चुअली वहाँ पे जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लेते हैं तो आपके पास जो है न्यूमरेटर पार्ट में फैक्टोरियल टर्म चाहिए, बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी वो इसका कोफिशिएंट बन जाएगी। जैसे इस केस में आपके पास जो है ये 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर है वो 6 बन जाता है। इसी तरीके से जो है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल रह जाता है, 2 टाइम्स 4 8, इसी तरीके से 1/16। तो जो टर्म रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी वो उनको कोफिशिएंट्स बनेंगी, और यानी कि आप यहाँ पे लाप्लास जो टेबल है उसको आप एग्जैक्टली जो है अप्लाई करें। ये इसका जो है ये आपने इसका जो है इन्वर्स लाप्लास लेना है, तो ये t पावर n आएगी अगर आपके पास वहाँ पे n फैक्टोरियल न्यूमरेटर पार्ट में हुई। तो अगर s की पावर n+1 है तो 1 माइनस कर दें, उसका फैक्टोरियल आपके पास न्यूमरेटर पार्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है उस फैक्टोरियल टर्म को लाने के लिए इन द न्यूमरेटर पार्ट। यहाँ पे जैसे S4 है तो ये n+1 ये आपके पास 3+1 बनता है, तो 3 फैक्टोरियल आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से ये 3 है तो 1 लेस करें 2 आता है तो 2 फैक्टोरियल होना चाहिए। बाकी पावर अगर 2 है तो 2 लेस देन 1 जो है वो 1 बनती है, तो 1 फैक्टोरियल अंडरस्टूड बात होती है कि वो वहाँ पे न्यूमरेटर में मौजूद है। तो इस तरीके से जो है सेपरेटली हमने एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस इनके जो है हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेपरेटली हमने जो है डिज़ाइन किए हैं, और फिर हमने यहाँ पे इनको पुट किए हैं, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर इनके सेपरेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के बाद। अब सेपरेटली जब हमने इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है कैलकुलेट किए हैं, स्पेशली मैं स्ट्रेस करूँगा इस तरह की टर्म्स पे जिसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस आते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट फंक्शन, ये इम्पल्स फंक्शन, या आपके पास जो सॉरी इट इज़ नॉट द इम्पल्स फंक्शन, इट इज़ द यूनिट फंक्शन और हेविसाइड फंक्शन। तो इस केस में आपके पास कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट के बगैर रिजल्ट आता है। अदरवाइज अगर ये स्टेप फंक्शन ना होता, कोई वेरिएबल फंक्शन होता और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता, या ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होता, या दोनों ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होते, या दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते, तो वो सिचुएशन फिर डिफरेंट होती, फिर हम इस तरह का ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम ये वाली इस्तेमाल ना करते। तो इस तरीके से इस केस में जो है फिर हमने जब इसका इन्वर्स लिया है तो इन्वर्स आपके पास जो है ये रिजल्ट आया है। अब एफ ऑफ टी जो है ये पूरा जो है आपके पास एफ ऑफ टी है, वो आप लास्ट में जब आप आंसर लिखेंगे तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और इसी तरीके से आपके पास जी ऑफ टी भी है, जो जी ऑफ टी यहाँ से आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जो है खुदा हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मेरे